नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर यूसीआई कराला लाइव पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जो चर्चा करेंगे आज की वीडियो में वो भारत के कुछ अन्य पर्वतों की बात की जाएगी। भारत के अन्य पर्वत श्रेणियां। पिछले वीडियो में मैंने बच्चों भारत के सबसे प्रमुख पर्वत श्रृंखला हिमालय की चर्चा किया था और जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है उनसे रिक्वेस्ट है वो जाकर वो वीडियो देख लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और हिमालय के बारे में पूरी तरीके से उसका जो है कि वहां पर व्याख्या किया गया है। और जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन एसएससी वगैरह या यूपी पीसीएस या अन्य राज्यों की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आते हैं उस वीडियो में सारा कवर किया गया है। तो आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं भारत के अन्य पर्वत श्रेणियों की। अदर माउंटेन जो इंडिया के हैं उनमें सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट माउंटेन जो आता है बच्चों उसका नाम है अरावली। तो अरावली से हमारी क्लास शुरू होती है। सबसे पहले तो आप ये जान लो अरावली के बारे में। अरावली दुनिया का सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। यह विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला। अगर आपसे वो क्वेश्चन पूछते हैं कि पूरे विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला का नाम बताइए, तो पूरे विश्व की जो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है वो अरावली है। अरावली आज के डेट में एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में बचा हुआ है। तो वर्तमान में अरावली का जो प्रारूप बचा है वह अवशिष्ट पर्वत के रूप में। अरावली पहले क्या था बच्चों, देखिए अगर हम इंडिया के मैप को देखें, इस इंडिया के मैप में यहां पर है ये लक्षद्वीप, इसके बाद इधर है ये गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, फिर हरियाणा और फिर दिल्ली, ये है हमारा लक्षद्वीप। तो अरावली जो माउंटेन रेंज था वो शुरू में क्या होता था, यहाँ लक्षद्वीप से शुरू होकर इस रास्ते से गुजरात राजस्थान होते हुए दिल्ली तक ये फैला हुआ था। बहुत साल पहले की बात बता रही, ऐसे करके ये फैला हुआ था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इस अरावली का अपरदन होने लगा या इस अरावली माउंटेन का क्या हुआ कि वायु, मिट्टी या फिर जल जो भी है, टेम्परेचर, इन सब के कारण इनका बहुत तेजी से इरोजन शुरू हुआ और इरोजन शुरू होने के कारण इसकी जो ऊंचाई थी, अरावली की ऊंचाई, वो लगातार कम होने लगी। साथ ही इसकी जो लंबाई थी, लंबाई भी इधर की तरफ ये सारा कम होकर अरब सागर में डूब गया लगभग। तो अभी के डेट में अगर हमसे पूछा जाए कि अरावली पर्वत का विस्तार कहां से कहां तक है, ये तो मैं उस समय की बात बता रहा हूं जब अरावली पर्वत नया नया बना था और पूरी दुनिया का ये सबसे पुराना पर्वत था। इसका मतलब है कि इसके अलावा और कोई माउंटेन्स नहीं थे। लेकिन आज के डेट में 2023 में जो अरावली माउंटेन रेंज है उसका विस्तार बच्चों गुजरात से शुरू होता है और गुजरात का जो एरिया है पालन, तो गुजरात के पालन से यह शुरू होता है माउंटेन्स। इसके बाद ये राजस्थान पहुंचता है, राजस्थान से फिर ये हरियाणा पहुंचता है और फिर हरियाणा से फिर ये पहुंचता है दिल्ली तक। तो अरावली का जो विस्तार है बेसिकली इन्हीं चार राज्यों में है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। तो अभी तक अरावली के बारे में 3 पॉइंट हम लोगों ने समझा। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला, यह एक रेजिडुअल्स माउंटेन्स का फॉर्म है, यानी एक रेजिडुअल्स टाइप का माउंटेन है जिसकी ऊंचाई लगातार घट रही है।
लंबाई घट रही है, लेकिन फिर भी अभी भी इसकी लंबाई पर्याप्त रूप से गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्यों में विस्तृत है। आगे अगर हम बात करें, अरावली के अंतर्गत कौन कौन सी पहाड़ियां मेन शामिल होती हैं? तो अरावली की अगर हम पहाड़ियों की बात करें, अरावली में कौन कौन सी पहाड़ियां आती हैं बच्चों? चूंकि अरावली एक पर्वत श्रेणी है तो इसमें ढेर सारी पहाड़ियां शामिल होती हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम दिल्ली में देखें तो दिल्ली में जो अरावली की पहाड़ियां हैं उनको दिल्ली रिज के नाम से जाना जाता है, दिल्ली रिज। और ये जो दिल्ली रिज है इसी को बच्चों कभी कभी हम रायसीना की पहाड़ी भी कहते हैं। तो जो रायसीना की पहाड़ी है ये किसका विस्तार है? ये अरावली का विस्तार है। कहां पर विस्तार है? दिल्ली में। और इसी रायसीना की पहाड़ी पर ही हमारा राष्ट्रपति भवन जो हमारा राष्ट्रपति भवन बना हुआ है ये सारा का सारा इसी रायसीना की पहाड़ी पर बना हुआ है। जब भी आप कभी दिल्ली में इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन की तरफ आप जाएंगे, आप देखेंगे कि आपको एक ऊंचाई पर चढ़ना होता है। क्योंकि अब ये बहुत ऊंचा पहाड़ ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति भवन एकदम पहाड़ पे बना है, लेकिन आसपास के एरिया से थोड़ा सा ऊंचा है। तो मैंने कहा ना कि अरावली की ऊंचाई लगातार कम हो रही है और ये अब के डेट में अवशिष्ट के रूप में आ चुका है, तो इसकी ऊंचाई बिल्कुल लगभग नाक के बराबर रह गई है। तो इसीलिए जो रायसीना की पहाड़ी है इसकी भी ऊंचाई बहुत कम हो चुकी है। तो दिल्ली रिज, अरावली को दिल्ली में जाना जाता है। उसके बाद हरियाणा में भी थोड़ा बहुत इसका विस्तार है। हरियाणा में कोई खास पहाड़ी नहीं है जिसका नाम हो यहाँ पर, तो इसीलिए ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली रिज का ही एक एक्सटेंशन हम मान लेते हैं इसको। राजस्थान में अरावली की ढेर सारी पहाड़ियां हैं, जैसे चित्तौड़ की पहाड़ी हो गई, चित्तौड़ की पहाड़ी, या फिर मेवाड़ की पहाड़ी, या फिर माउंट आबू की पहाड़ी। ये तीन सबसे मेन पहाड़ियां हैं जो अरावली का एक विस्तार है और अरावली के एक विस्तार के रूप में गुजरात, राजस्थान में फैली हुई है। इसके अलावा यहां पर जरगा की भी पहाड़ियां हैं, जरगा पहाड़ियां, और हर्षनाथ की पहाड़ियां। पेपर में यूपीपीसीएस जैसे एग्जामों में आपसे वो पूछेंगे कि आप बताओ कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी अरावली पहाड़ी का हिस्सा नहीं है। मान लीजिए अगर आपसे पेपर में वो यही क्वेश्चन डालते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी अरावली का हिस्सा नहीं है, जैसे ऑप्शन नंबर 1 दे दिया रायसीना की पहाड़ी, ऑप्शन नंबर 2 दे दिया मान लो माउंट आबू की पहाड़ी, ऑप्शन नंबर 3 दे दिया जरगा की पहाड़ी, ऑप्शन नंबर 4 दे दिया मान लीजिए कि मैकाल की पहाड़ी। तो जो मैकाल की पहाड़ी है वो अरावली का पार्ट नहीं है, वो एक अन्य पर्वत श्रेणी का पार्ट है जिसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप ये जान लो कि राजस्थान में कई सारी पर्वत श्रृंखलाएं या छोटी छोटी पहाड़ियां इस पर्वत श्रृंखला की भाग हैं, जैसे चित्तौड़, मेवाड़, माउंट आबू, हर्षनाथ या जरगा की। इसमें बच्चों सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो माउंट आबू की पहाड़ी। माउंट आबू की पहाड़ी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि माउंट आबू की पहाड़ी पर ही इस पूरी अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी स्थित है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है गुरु शिखर। तो ये चीज याद रखिएगा, ये जो गुरु शिखर है ये माउंट आबू पहाड़ी पर स्थित है और इसका सबसे ऊंचा चोटी है, और जिसकी ऊंचाई, गुरु शिखर की जो ऊंचाई है 1722 मीटर है बच्चों। तो 1722 मीटर ऊंचाई के साथ गुरु शिखर पूरे अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। और इसका लोकेशन अगर हम देखेंगे तो कौन सी पहाड़ी पर है? माउंट आबू की पहाड़ी पर। इस तरीके से इसके अलावा गुजरात की भी पहाड़ियां एक दो इसके पार्ट में आती हैं। गुजरात में स्पेशली पालन की जो पहाड़ियां हैं, पालन से तो इसका विस्तार ही होता है,
तो पालन की छोटी मोटी जो पहाड़ियां हैं, पालन की पहाड़ी, वो इसके अंतर्गत शामिल होती है। कभी कभी हम गिर की पहाड़ियों को भी इसका पोजीशन या हिस्सा मान लेते हैं। गिर की पहाड़ियां जो है या गिर के जो जंगल है, तो वहां पर भी हम इसको अरावली का एक तरीके से छोटा मोटा हिस्सा मान लेते हैं, बिल्कुल बाउंड्री पे रहती है। तो ये अरावली की कुछ स्पेशल पहाड़ियां हैं बच्चों। इसको जैसे मान लीजिए अगर आपसे एसएससी जीडी में वो पूछते हैं कि अरावली पहाड़ी को या अरावली पर्वत को दिल्ली में किस नाम से जाना जाता है, तो उसको दिल्ली में नाम दिया गया है दिल्ली रिज। और इस दिल्ली रिज की जो सबसे खास पहाड़ी है वो रायसीना की पहाड़ी है। इसके अलावा दिल्ली में एक नाम आप लोग और सुने होंगे, मजनू का टीला। ये जो मजनू का टीला है दिल्ली में, यहां तक अरावली का विस्तार ऑफिशियली एक्सटेंड किया गया है। तो मजनू के टीला से लेकर गुजरात के पालन की पहाड़ी तक अरावली फैला हुआ है। अरावली, इस पूरे अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो राजस्थान के माउंट आबू पहाड़ी पर स्थित है। इसके अलावा अगर हम अरावली का लोकेशन थोड़ा सा इंडिया के मैप में देखें बच्चों, तो वहां पर इंडिया के मैप में मैं आप लोगों को दिखाता हूं, ये हमारा अरावली माउंटेन रेंज है। ये अभी मैंने इसको आपको बताया था कि ये गुजरात से लगभग स्टार्ट होगा, राजस्थान होते हुए थोड़ा सा हरियाणा टच करते हुए दिल्ली तक फैला हुआ, और इसी के अंतर्गत सारी की सारी पहाड़ियां हैं। पहले क्या था कि ये इस गुजरात से होते हुए यहां लक्षद्वीप तक, ये जो लक्षद्वीप है यहां तक फैला हुआ था, लेकिन इसकी ऊंचाई लगातार कम होती जा रही है, जिसके कारण अभी ये अरब सागर में इधर डूब चुका है, तो अब इसका अस्तित्व खत्म हो चुका है। तो फिलहाल ये यहां से लेकर यहां तक अरावली का विस्तार है। इस अरावली से कई सारी इंपॉर्टेंट नदियां बहती हैं। इस अरावली से जो इंपॉर्टेंट नदियां बहती हैं उनमें ये बनास बहुत फेमस नदी, ये देखना, बनास। बनास राजस्थान में अरावली से निकलकर आगे जाकर चंबल को ज्वाइन करती है, तो चंबल की यह सहायक नदी है। और दूसरी तरफ इस अरावली से एक और इंपॉर्टेंट नदी लूनी, लूनी निकलकर इस पूरे कच्छ के रन में या कच्छ के दलदल में जाकर समाप्त हो जाती है। तो अरावली वैसे तो कई नदियों का उद्गम है, लेकिन दो यहां से सबसे फेमस नदियां हैं, तो इसको आप बिल्कुल याद रखना। चलिए वापस हम लोग अपने उस पे चलते हैं, मेन टॉपिक पे, जहां पर हम अरावली की बात कर रहे थे। अरावली, यहां पर बच्चों आप ये समझ लीजिएगा, अरावली से दो मेन नदियां निकलती हैं। अरावली के पूरब से बनास निकलती है, बनास, और अरावली के पश्चिम से लूनी। लूनी भारत की वो नदी है बच्चों जो सबसे लंबी अंतःस्थलीय नदी है। अंतःस्थलीय नदी का मतलब होता है जमीन से शुरू होना और जमीन पर ही जाकर खत्म हो जाना। ये किसी बड़ी नदी या किसी बड़े समुद्र में नहीं मिलती है। ज्यादातर नदियां किसी बड़े समुद्र में गिरती हैं, जैसे बंगाल की खाड़ी या अरब सागर हो गया, या तो किसी बड़ी नदी को ज्वाइन कर लेती हैं, जैसे गंगा में ज्वाइन करने वाली बहुत सारी नदियां, यमुना वगैरह। लेकिन लूनी भारत की ऐसी नदी है जो अरावली से स्टार्ट होती है और उसके बाद राजस्थान से बहते हुए गुजरात में जाकर गुजरात का जो दलदल है, जिसको हम कच्छ का रन कहते हैं, इस कच्छ के रन में जाकर क्या होता है कि विलुप्त हो जाता है। तो इसीलिए ये इंडिया की सबसे लंबी अंतःस्थलीय नदी है बच्चों। तो अगर आपसे पेपर में वो पूछते हैं कि भारत की सबसे लंबी अंतःस्थलीय नदी का नाम बताइए, तो आपको बता कराना है लूनी। लूनी कहां से निकलती है? अरावली के पश्चिम से निकलती है। और कहां पर ये खत्म होती है? तो कच्छ के रन के दलदल। बनास यहाँ की एक और इंपॉर्टेंट सहायक नदी है, और ये बनास जो है कि आगे चलकर चंबल नदी को ज्वाइन करती है। इसके अलावा अरावली के बारे में जो भी क्वेश्चन अगर आपसे बच्चों पूछेगा, जितना मैंने इसमें डिटेल में पढ़ा दिया, बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिएगा। उसके बाद अब हम लोग जो अगला जो वीडियो बात करेंगे, अगले इस वीडियो में जो अगले माउंटेन की बात करेंगे वो है विंध्याचल। तो अगले माउंटेन्स पे चलते हैं। विंध्यन माउंटेन रेंज या फिर
विंध्याचल, विंध्यन पर्वत श्रेणी। सबसे पहले तो आप विंध्यन माउंटेन रेंज का विस्तार देखिए। ये जो विंध्यन माउंटेन रेंज है बच्चों, इसका विस्तार मुख्य रूप से गुजरात से शुरू होता है। ये भी तो गुजरात में बिल्कुल नाम मात्र का है। इसके बाद इसका जो सबसे ज्यादा लंबाई है बच्चों, ये है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के बाद ये थोड़ा सा छत्तीसगढ़ में भी प्रवेश करती है। छत्तीसगढ़ के बाद फिर ये यूपी में प्रवेश करती है और यूपी से फिर ये बिहार तक जाती है। तो अगर आप विंध्यन पर्वत श्रेणी को देखें तो विंध्यन पर्वत श्रेणी यहां पर दिखाते हैं आपको। ये जो विंध्यन पर्वत श्रेणी है बच्चों, ये देखना, ये है विंध्यन रेंज ये। और ये विंध्यन रेंज यहां गुजरात से शुरू होकर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद थोड़ा सा छत्तीसगढ़, फिर यूपी और फिर बिहार। ये पूरा का पूरा जो लेंथ है, इसी को हम विंध्याचल पर्वत श्रेणी कहते हैं। इस विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्वेश्चन बनेंगे अभी हम उस पर आएंगे, लेकिन इसके पहले आप ये देख लो कि इसका विस्तार स्पेशली किन किन राज्यों में है। तो इसका विस्तार मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा। पेपर में अगर कभी भी वो पूछे कि विंध्यन का सबसे ज्यादा विस्तार किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में। इसके अंतर्गत कुछ प्रमुख पहाड़ियां जो है, उसमें एमपी की ग्वालियर की पहाड़ी बहुत ज्यादा फेमस है। एमपी में जो ग्वालियर की पहाड़ी है बच्चों, ये बहुत ज्यादा फेमस है। क्यों फेमस है ग्वालियर की पहाड़ी? क्योंकि यहां पर एक खास मंदिर बना हुआ है इसी पहाड़ी पर, ग्वालियर की पहाड़ी पर। ग्वालियर की पहाड़ी के साथ साथ यहां पर एक और पहाड़ी है जिसका नाम है खजुराहो की पहाड़ी। ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खजुराहो की पहाड़ी और ग्वालियर की पहाड़ी। ये जो ग्वालियर की पहाड़ी है, ये बिल्कुल विंध्यन की बॉर्डर लाइन पर है और ये बुंदेलखंड की तरफ चला जाता है। तो इसको थोड़ा सा हम बुंदेलखंड का भी हिस्सा मान लेते हैं और विंध्यन का हिस्सा मान लेते हैं। लेकिन जो खजुराहो की पहाड़ी है बच्चों, ये आप याद रखिएगा, ये जो बिल्कुल है, ये हमारा विंध्याचल का हिस्सा है। और इस खजुराहो की पहाड़ी पर खजुराहो के मंदिर बने हुए हैं, खजुराहो मंदिर, खजुराहो टेम्पल्स। और इन मंदिरों को जिसने बनवाया था, वो बहुत फेमस राजा थे मध्य प्रदेश के, जिनको हम चंदेल राजा कहते थे। तो चंदेल राजाओं ने इन मंदिरों को बनवाया था। तो इस वजह से ये विंध्याचल काफी फेमस हो जाता है। तो अभी विंध्याचल के बारे में आपने क्या देखा यहाँ पर? चंदेल राजाओं के द्वारा निर्मित खजुराहो मंदिर खजुराहो की पहाड़ी पर स्थित है, जो किसका हिस्सा है? जो कहीं ना कहीं विंध्यन पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। उसके बाद यूपी में इन पहाड़ियों को हम चुनार की पहाड़ी या फिर मिर्जापुर की पहाड़ी, इसके साथ ही विंध्याचल की भी पहाड़ी अलग से, विंध्याचल की पहाड़ी, ये तीन पहाड़ियां उत्तर प्रदेश के अंतर्गत शामिल हैं विंध्यन पर्वत श्रेणी की। चुनार की पहाड़ी बहुत फेमस है, मिर्जापुर की पहाड़ी बहुत फेमस है, साथ में विंध्याचल की भी पहाड़ी बहुत फेमस है। तो ये तीनों पहाड़ियां विंध्यन पर्वत श्रेणी की उत्तर प्रदेश में हिस्सा के रूप में विस्तृत है। उसके बाद बिहार में जो पर्वत श्रेणियां हैं, बिहार में पर्वत श्रेणियों को कहते हैं यहां पर कैमूर की पहाड़ी बच्चों, कैमूर की पहाड़ी। और ये जो कैमूर की पहाड़ी है, बिहार के कैमूर और सासाराम इन दोनों जिलों में विस्तृत है। तो कैमूर की पहाड़ियां या फिर सासाराम की पहाड़ियां भी हम इसको कह सकते हैं। और इसी कैमूर या सासाराम की पहाड़ी पर शेरशाह सूरी ने अपना मकबरा बनवाया था। तो शेरशाह सूरी का मकबरा
शेरशाह सूरी का जो मकबरा था वो इसी पहाड़ी पर बना हुआ था। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो विंध्यन पर्वत श्रेणी है, फिर से आप ध्यान से समझिएगा, इस विंध्यन पर्वत श्रेणी का विस्तार गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार तक है। इस विंध्यन पर्वत श्रेणी की जो सबसे फेमस पहाड़ी है वो है खजुराहो की पहाड़ी, और खजुराहो की पहाड़ी का लोकेशन मध्य प्रदेश में आता है। यहाँ खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर बने हुए हैं। किसने बनवाया है? चंदेल राजाओं ने बनवाया है। इसी एमपी में एक और पहाड़ी है, मैहर की पहाड़ी। जो मैहर की पहाड़ी है, मैहर देवी का बहुत बड़ा मंदिर है यहाँ पर, तो जो मैहर की पहाड़ी है ये भी आपको कहीं ना कहीं विंध्यन का ही एक पार्ट के रूप में मध्य प्रदेश में दिखेगी। इसके अलावा यूपी में आपको चुनार की पहाड़ी, मिर्जापुर की पहाड़ी और विंध्याचल की पहाड़ी, तो यहाँ पर विंध्याचल की भी पहाड़ी पर बहुत फेमस मंदिर है। तो ये सब की सब पहाड़ियां जो है कि आपका विंध्यन पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आएगा। इस विंध्यन पर्वत श्रेणी का विस्तार लास्ट में यूपी बिहार सीमा तक जाता है, और बिहार में इन पहाड़ियों को कैमूर की पहाड़ी कहते हैं, कैमूर की। और ये जो कैमूर की पहाड़ी है बच्चों, ये बिहार के सासाराम जिले तक है, और सासाराम में ही शेरशाह सूरी का मकबरा बना हुआ है। तो जो शेरशाह सूरी का मकबरा है वो कहां पर है? इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस विंध्यन से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। विंध्यन से रिलेटेड बच्चों एक क्वेश्चन ये है कि इस विंध्याचल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है विंध्याचल की, सबसे ऊंची चोटी, विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी का नाम है बच्चों गुडविल पीक, गुडविल पीक। इस गुडविल पीक को हम सद्भावना शिखर भी कहते हैं, सद्भावना शिखर। अभी पीसीएस की परीक्षा में पूछा भी था कि विंध्यन पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, तो उसका नाम है गुडविल पीक, और ये जो गुडविल पीक का लोकेशन है वो मध्य प्रदेश में है। तो याद रखिएगा एमपी, जैसे कि अभी मैं अरावली की बात किया था, तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या बताया था? गुरु शिखर। और ये जो गुरु शिखर था, अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी, ये राजस्थान में था। ऐसे ही विंध्यन की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुडविल पीक है, और गुडविल पीक या सद्भावना शिखर का लोकेशन कहां पर है? मध्य प्रदेश में। इस विंध्यन से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और बनते हैं, और यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पेपरों में आते हैं। अगर जैसे आप यहाँ पे मैप को देखो, तो विंध्यन के मैप में मैं आपको दिखा दूं कि एक तरीके से ये डिवाइड करता है, विंध्यन जो है एक तरीके से डिवाइड करता है। किसको किसको डिवाइड करता है ये देखिए। जैसे ये मान लीजिए ये हमारा विंध्यन माउंटेन रेंजेस है, तो इस विंध्यन माउंटेन रेंज के ठीक नीचे इधर का जो पार्ट है इसको हम साउथ इंडिया कह रहे हैं, और इसके ऊपर का ये वाला जो पार्ट है इसको हम नॉर्थ इंडिया कह रहे हैं। तो विंध्यन माउंटेन रेंज वर्क करता है, काम करता है एक डिवाइडर लाइन के रूप में, किसके किसके बीच में? साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के रूप में। तो यहां से क्वेश्चन बच्चों क्या आएगा, देखिए मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन आ गया कि विंध्यन जो है वह विभाजक के रूप में काम करेगा, विभाजक के या डिवाइडर के रूप में। किसके किसके बीच ये डिवाइडिंग करेगा? सबसे पहला उत्तर भारत व दक्षिण भारत के बीच। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछता है कि नॉर्थ इंडिया अगर और साउथ इंडिया को अगर हमको बताना हो कि हम नॉर्थ इंडिया में है या साउथ इंडिया में है, तो अगर हम विंध्याचल के, यानी समझिएगा ये है हमारा भारत और ये है विंध्याचल, तो अगर हम विंध्याचल के नॉर्थ में है तो ये हमारा नॉर्थ इंडिया हो जाएगा, और विंध्याचल के साउथ में है तो ये हमारा साउथ इंडिया हो जाएगा। दूसरा यहां पर जो डिवाइडर करता है, उत्तर भारत में जो संस्कृति चलती है बच्चों, उत्तर भारत की संस्कृति को आर्य संस्कृति कहते हैं।
तो आर्य संस्कृति, ये अभी फिलहाल में क्वेश्चन आया हुआ था। आर्य संस्कृति जो कि कहां पर है, नॉर्थ इंडिया में। वह साउथ इंडिया में कौन सी संस्कृति होगी, तो क्वेश्चन में इन्होंने अनार्य लिख दिया था। या साउथ इंडिया की संस्कृति द्रविड़ कल्चर होता है, यहां पे द्रविड़ संस्कृति। तो अगर आपसे वो ये भी क्वेश्चन पूछ ले कि आर्यों और अनार्यों के बीच, यानी कि आर्य और द्रविड़ों के बीच जो डिवाइडर लाइन है वो भी कौन सा माउंटेन रेंज है, तो वो भी हमारा विंध्यन माउंटेन रेंज है। एक और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे बनता है वो ये बनता है, तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर भारत व दक्षिण भारत के बीच, भारत के बीच जल विभाजक का काम, जल विभाजन या विभाजक। तो ये तीनों लाइन आपको याद रखना है बिल्कुल एग्जाम के हिसाब से बच्चों। विंध्यन माउंटेन रेंज वर्क एज ए डिवाइडर लाइन बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया एज वेल एज आर्यन कल्चर एंड नॉन आर्यन कल्चर, या नॉन आर्यन कल्चर का मतलब होता है द्रविडियन कल्चर। इसके साथ ही इट इज आल्सो वर्क एज ए डिवाइडर लाइन बिटवीन वाटर डिवाइडर लाइन। जस्ट आप इमेजिन करो कि इस विंध्यन माउंटेन रेंज के एक तरफ पानी अलग जा रहा है और दूसरी तरफ पानी अलग जा रहा है, तो ये तरीके से वाटर डिवाइडर भी हो जाता है। कैसे हो जाता है, इस मैप में आप देख लो। इस मैप में मैं आपको दिखाता हूं, ये हमारा जो है कि विंध्याचल माउंटेन रेंज है। इस विंध्याचल माउंटेन रेंज के पास से बहुत सारी नदियां, बेसिकली कौन कौन सी नदियां हैं वो ये देखिए, जैसे कि इधर से है चंबल हो गई, इधर से बेतवा हो गया, केन हो गया, सिंध हो गया, बहुत सारी नदियां हैं। ये उधर की तरफ पानी ले जा रही है। इधर से और आगे देखेंगे तो सोन वगैरह हो गई। तो ये सारी की सारी नदियां विंध्याचल से इधर उत्तर की ओर ले जा रही हैं। और साथ ही इस विंध्याचल के नीचे की तरफ आप देखेंगे तो जैसे कि पेन गंगा हो गई, जैसे इंद्रावती हो गई, जैसे आपकी यहाँ पे क्षिप्रा हो गई, तो ये बहुत सारी नदियां हैं जो कहीं ना कहीं नीचे की तरफ पानी लेकर आ रही हैं। तो इसी वजह से कुछ नदियां विंध्याचल से दक्षिण की ओर जाती हैं, कुछ नदियां विंध्याचल से उत्तर की ओर जाती हैं। इस वजह से हम इसको कहते हैं उत्तर भारत व दक्षिण भारत के बीच जल विभाजक। तो तीनों लाइन याद रखिएगा, उत्तर भारत दक्षिण भारत का बंटवारा विंध्यन करेगा, आर्य और अनार्य संस्कृति का बंटवारा विंध्यन करेगा, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच जल विभाजक का काम भी विंध्यन करेगा। अब तक हम लोगों ने बच्चों दो माउंटेन सीरीज की बात की है, एक अरावली और विंध्यन। अब हम तीसरे माउंटेन रेंज की बात करेंगे इंडिया में, जिसका नाम है सतपुड़ा। अगले माउंटेन रेंज पे चलते हैं जिसका नाम है सतपुड़ा माउंटेन रेंज या सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सबसे पहले तो आप ये जान लो, जब इसका नाम ही सतपुड़ा है तो इसका मतलब होता है इट इज ए सीरीज ऑफ 7 माउंटेन्स, या इट इज अ गार्लैंड ऑफ 7 माउंटेन्स। गार्लैंड का मतलब होता है माला, तो यह एक 7 पहाड़ियों की माला के रूप में फैला हुआ है। नाम ही इसलिए इसका सतपुड़ा है। कभी कभी हम इसको सतमाला भी कह देते हैं। सतमाला का मतलब यही होता है बच्चों, 7 पहाड़ियों की माला। तो सतपुड़ा का मतलब क्या हुआ, 7 पहाड़ियों की श्रृंखला। सतपुड़ा 7 पहाड़ियों की, 7 माउंटेन्स की एक सीरीज है जो कहां पर विस्तृत है। बेसिकली इसका अगर हम एग्जैक्टली लोकेशन देखें, एमपी और एमएच के बॉर्डर लाइन पर। थोड़ा सा ये छत्तीसगढ़ तक भी चला गया है, लेकिन मेन अगर हम इसको देखें तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों की सीमा पर 7 पहाड़ियों की एक श्रृंखला है जिसको हम सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहते हैं।
अब चूंकि मध्य प्रदेश से ही अलग होकर छत्तीसगढ़ बना है, तो कहीं ना कहीं इसका विस्तार छत्तीसगढ़ तक भी हम मान। तो सतपुड़ा अगर आपसे वो दिल्ली पुलिस में, एसएससी जीडी में, जेल वार्डर में, किसी भी परीक्षा में अगर वो पूछते हैं कि भारत की कौन सी ऐसी पहाड़ी है जो 7 पहाड़ियों की श्रृंखला के रूप में फेमस है, तो उसका नाम आपको बताकर आना है सतपुड़ा। सतपुड़ा के बारे में अगली जो चीज है कि यह एक प्रकार का ब्लॉक माउंटेन है बच्चों। ये जो ब्लॉक शब्द है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह एक ब्लॉक पर्वत है। यह एक ब्लॉक पर्वत है। ये ब्लॉक क्या होता है? ब्लॉक पर्वत का मतलब होता है वे पर्वत श्रेणियां जिनके दोनों तरफ गहरी गहरी खाइयां हो। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये पर्वत है और जैसे ही पर्वत शुरू होगा हमारा यहाँ पे मैदान शुरू हो जाता है, तो हमको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं। जैसे हिमालय, हिमालय जैसे ही खत्म होगा मैदान शुरू हो जाएगा। तो हिमालय ब्लॉक माउंटेन नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे भी माउंटेन्स होते हैं कि जैसे अगर आप माउंटेन से उतरोगे तो दोनों तरफ उसके नदियों की गहरी खाइयां होती हैं। यानी आप पर्वत से उतरे नीचे आए तो अब आपको पता चल रहा है कि और नीचे नदी की खाई में जाना पड़ रहा है। तो इस तरह के माउंटेन्स को हम ब्लॉक माउंटेन्स कहते हैं। और भारत में इसका सबसे शानदार जो उदाहरण है ब्लॉक माउंटेन का, वो हमारा सतपुड़ा है। अगर हम इसको मैप में दिखाएं आपको सतपुड़ा को कि ये ब्लॉक माउंटेन क्यों है, तो आप पहले तो ये देख लो कि सतपुड़ा माउंटेन रेंज है कहां पर। तो सतपुड़ा माउंटेन रेंज बच्चों ये है, ये पूरा का पूरा ठीक विंध्याचल, इसके ऊपर विंध्याचल है, तो विंध्याचल के ठीक नीचे ये सतपुड़ा की सीरीज है। और सतपुड़ा से जब आप नीचे उतरोगे तो इसके एक तरफ जो है कि यहां पर देखिए एक नदी बह रही है और इसके दूसरी तरफ एक नदी और ये बह रही है। तो इन दोनों नदियों के बहने के कारण इस पूरे पर्वत श्रृंखला के दोनों तरफ गहरी खाइयां बन जाती हैं और इसी वजह से सतपुड़ा एक ब्लॉक माउंटेन बनता है। इसके उत्तर में, सतपुड़ा के ठीक उत्तर में कौन सी नदी बह रही है? वो बह रही है नर्मदा नदी। और सतपुड़ा के ठीक दक्षिण में कौन सी नदी बह रही है? वो बह रही है तापी। तो तापी और नर्मदा नदियों के उत्तर और दक्षिण में बहने के कारण पूरा का पूरा सतपुड़ा एक प्रकार का ब्लॉक माउंटेन बन जाता है। और ब्लॉक माउंटेन का ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है इंडिया में। अगर हम इसको यहां पर देखें कि सतपुड़ा कैसे हमारा ब्लॉक माउंटेन है, तो अगर मैं यहां पे आपको मैप में यहां दिखाऊं तो जैसे आप ये समझ लो कि ये हमारा सतपुड़ा माउंटेन रेंज है। ठीक इसके ऊपर ये जो माउंटेन रेंज है ये है विंध्यन माउंटेन रेंज है। अब इन्हीं के बीच एक नदी इधर से बह रही है और एक नदी यहां से बह रही है। ये जो नदी है ये है नर्मदा और ये जो नदी है तापी। तो दो नदियों की घाटियों के बीच में कौन सा माउंटेन है? ये माउंटेन है। इसी का नाम क्या है? सतपुड़ा। इसीलिए यह कैसा माउंटेन हो गया? यह हो गया ब्लॉक माउंटेन। चलिए सतपुड़ा पर जो एक और क्वेश्चन यहां पर देखते हैं बच्चों, सतपुड़ा के अंतर्गत कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? थोड़ा पहाड़ियों की चर्चा करते हैं। तो सतपुड़ा के अंतर्गत जो पहाड़ियां हैं बेसिकली कौन कौन सी हैं, अगर हम उनको देखें तो उसमें सबसे पहला जो यहाँ पे पहाड़ी है जो फेमस है, इसका नाम है राजपीपला की पहाड़ी। राजपीपला बच्चों, राजपीपला, राजपीपला की पहाड़ी से यह माउंटेन रेंज शुरू होता है। इसके बाद सतमाला की पहाड़ियां हैं। इसके अलावा गविलगढ़ की पहाड़ी है, गविलगढ़। इसके अलावा इस सतपुड़ा में महादेव की पहाड़ी है। और सबसे लास्ट यहां पर एक और पहाड़ी है जिसका नाम मैकाल की पहाड़ी है।
तो ये 6-7 पहाड़ियां, एक्चुअल में यहाँ पे 60 पहाड़ियां हैं। 60 पहाड़ियों में से 5 मेन पहाड़ियों का नाम मैंने आपको बता दिया। राजपीपला से शुरू होता है और मैकाल की पहाड़ी तक जाकर खत्म हो जाता है। तो मैकाल की पहाड़ी का जो विस्तार है कहीं ना कहीं ये छत्तीसगढ़ है। तो अगर आपसे अब पूछे, जैसे मान लो क्वेश्चन ही मैं यहाँ पे आपसे राइज करता हूं, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी सतपुड़ा की 7 पहाड़ियों में शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 दे दिया मैं, मान लो कविलगढ़ की पहाड़ी। ऑप्शन नंबर 2 दे दिया महादेव की पहाड़ी। ऑप्शन नंबर 3 दे दिया धूपगढ़ की पहाड़ी। ऑप्शन नंबर 3 दे दिया मैकाल की पहाड़ी। और ऑप्शन नंबर 4 मान लो मैंने दे दिया माउंट आबू की पहाड़ी। तो ये जो माउंट आबू की पहाड़ी है इसका लोकेशन कहां पर है बच्चों? माउंट आबू का मैंने लोकेशन बताया था राजस्थान में। तो बाकी ये सारी पहाड़ियां आपको याद रहनी चाहिए। यहां से रिलेटेड 2 क्वेश्चन और बनेंगे। महादेव की पहाड़ी पर ही, ये जो एमपी में है, कहां पर इसका एग्जैक्ट लोकेशन है? इसका एग्जैक्ट लोकेशन एमपी में है। तो इस महादेव की पहाड़ी पर ही, इस पहाड़ी पर ही इस पूरे सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम धूपगढ़ है। तो धूपगढ़ याद रखिएगा, इस पूरे सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी, सतपुड़े की सबसे ऊंची चोटी महादेव की पहाड़ी पर है, जिसका नाम धूपगढ़ है। और वो कहां पर है? मध्य प्रदेश में। इस सतपुड़ा की दूसरी जो सबसे ऊंची चोटी है, इसके बारे में भी आप जान लो। इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक की चोटी, अमरकंटक की चोटी। और ये जो अमरकंटक की चोटी है ये मैकाल की पहाड़ी पर स्थित है। तो ये 2 सबसे, तो बच्चों इस तरीके से ये सतपुड़ा की सबसे कुछ खास बातें थी। सतपुड़ा पर एक चीज और आप याद रखना, ये जो धूपगढ़ है ना, धूपगढ़, इसी धूपगढ़ पर मध्य प्रदेश सरकार ने एक टूरिस्ट प्लेस भी विकसित किया है, जिसका नाम पंचमढ़ी है। तो पंचमढ़ी नाम का जो टूरिस्ट प्लेस है, यहीं पर, जैसे ये देखिए, ये धूपगढ़ मान लीजिए है, तो अभी सरकार ने क्या किया, मध्य प्रदेश की सरकार ने यहीं पर इन लोगों ने ऐसे करके यहां पर इसको ऐसे प्लेन बना दिए। और ये जो प्लेन बनाकर यहीं पर एक टूरिस्ट प्लेस इन्होंने विकसित किया है। इस टूरिस्ट प्लेस का नाम है पंचमढ़ी। किस माउंटेन पे विकसित किया है? धूपगढ़ पर। और धूपगढ़ वही माउंटेन रेंज है जहां, जो इस पूरे सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। तो सतपुड़ा के बारे में फिर से ध्यान से समझिएगा। सतपुड़ा एक ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो 7 पहाड़ियों के रूप में या 7 पहाड़ियों की श्रृंखला के रूप में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाउंड्री पर फैली हुई है। ये सतपुड़ा के अंतर्गत जो 7 पहाड़ियां हैं उनमें से सबसे मेन पहाड़ी है महादेव और मैकाल की पहाड़ी। महादेव की पहाड़ी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पर इस पूरे सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है, जहां पर पंचमढ़ी नाम का पर्यटन स्थल भी मध्य प्रदेश में है। तो कुल मिलाजुलाकर धूपगढ़ का लोकेशन कहां पर हो गया? मध्य प्रदेश में। इसके अलावा सतपुड़ा एक प्रकार का ब्लॉक माउंटेन है। ब्लॉक माउंटेन का मतलब होता है बच्चों कि ऐसी पर्वत श्रृंखला जिसके दोनों तरफ गहरी नदी की भ्रंश घाटियां हो या रिफ्ट वैलीज। तो सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा और सतपुड़ा के दक्षिण में तापी की भ्रंश घाटियां हैं, इसलिए सतपुड़ा एक एग्जाम्पल होता है ब्लॉक माउंटेन्स का। बच्चों ध्यान से समझना। इसके बाद यहां पर एक चीज और मैं आपको सतपुड़ा के बारे में बता दूं। सतपुड़ा की एक बड़ी ही फेमस पहाड़ी है, इस पहाड़ी का नाम है, ये जो पहाड़ी है इस पहाड़ी का नाम है बच्चों मैकाल की पहाड़ी। मैकाल की पहाड़ी, ये मैकाल की पहाड़ी एमपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर लाइन पर है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, इसका नाम है अमरकंटक।
ये सतपुड़ा की सबसे लास्ट पहाड़ी है, या एक तरीके से कह लीजिए कि यह सतपुड़ा की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों मैं इसके बारे में बार बार बात कर रहा हूं, क्योंकि यहां से लगभग 5 नदियों का, यहां या इसके आसपास से लगभग 5 नदियों का उद्गम होता है। तो 5 नदियां कहीं ना कहीं इसके पास से निकलती हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैकाल की पहाड़ी से एक नदी निकलकर इधर की तरफ आती है और अरब सागर में गिरती है, नर्मदा। और इसी नर्मदा के यहाँ नीचे बच्चों याद रखिएगा, इसी नर्मदा के नीचे ये जो माउंटेन्स हैं, यहां आगे जाकर मैकाल में मर्ज होते हैं, यही है सत। नर्मदा के बाद यहां से जो अगली नदी निकल रही है बच्चों, अगर इसी में फिर मिलेगी, वो है तवा। तो तवा भी कहीं ना कहीं मैकाल की पहाड़ी से निकलती है और मध्य प्रदेश से होकर वापस नर्मदा में मर्ज हो जाती है। एक और नदी यहां से निकलकर ऊपर की तरफ जाती है और साउथ इंडिया से आकर गंगा में मिलने वाली इकलौती नदी है, जिसका नाम है सोन। तो सोन भी यहीं पर आकर मर्ज होती है। एक नदी इधर से आगे की तरफ बहते हुए जाती है, ये बिल्कुल हम मैकाल की पहाड़ी से नहीं, मैकाल की पहाड़ी के पास एक और पहाड़ी है, सिंघावा की पहाड़ी, वहीं से निकलती है। इसको हम कहते हैं, ये जो नदी है, इस नदी का नाम होता है महानदी। तो ये है महानदी, जिसको हम उड़ीसा का शोक भी कहते हैं। उड़ीसा का ये शोक है। और एक नदी इधर नीचे की तरफ आती है और जाकर गोदावरी में मर्ज हो जाती है, इस नदी का नाम होता है वेनगंगा। तो इस तरीके से वेनगंगा, महानदी, सोन, तवा और नर्मदा, इन 5 नदियों का उद्गम बच्चों, इन पांचों नदियों का उद्गम आपको मैकाल की पहाड़ी से दिखेगा। अब अगली जो पहाड़ी है जिसकी चर्चा आप लोग करेंगे, वो है पश्चिमी घाट। बिल्कुल ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला जो माउंटेन रेंज हमारे सामने आ रहा है, वो है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट का मतलब होता है कि भारत का जो दक्षिण भारत है, जो साउथ इंडिया है, उसके जो पश्चिम की ओर के किनारे हैं समुद्र के। तो जैसे ये अगर हम भारत के मैप को देखें, तो इसका पश्चिम वाला हिस्सा ये है, यानी अरब सागर की तरफ। तो इस अरब सागर के समुद्र तट पर, याद रखिएगा, इस अरब सागर के समुद्र तट पर जो भी ये माउंटेन रेंजेस फैले हुए हैं, इन्हीं को हम पश्चिमी घाट कहते हैं। और दूसरी तरफ इसके बाद एक और माउंटेन रेंज पढ़ेंगे, पूर्वी घाट। वो क्या होता है, वो ऐसे करके इधर की तरफ फैला हुआ है। तो ये जो पूर्वी घाट है, ये बंगाल की खाड़ी है। तो बंगाल की खाड़ी के समुद्र तटों के किनारे जो माउंटेन्स हैं, पूर्वी घाट, और जो अरब सागर के समुद्र तट पर है, वो पश्चिमी घाट कहलाते हैं। इस पश्चिमी घाट का जो विस्तार है, पहले ये समझते हैं। पश्चिमी घाट का विस्तार, पश्चिमी घाट का जो विस्तार है बच्चों, वो मुख्यतः 6 राज्यों में है, या 6 राज्यों के समुद्र तटीय क्षेत्रों में। भारत के वे 6 राज्य कौन कौन से हैं जिनके समुद्र तटीय क्षेत्रों में इन पश्चिमी घाट के पर्वतों का विस्तार है? उनमें महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, केरल, इसके अलावा थोड़ा बहुत गुजरात। गुजरात में नाम मात्र का है, तो मैं यहां पे बता दे रहा हूं गुजरात, थोड़ा सा इसको आप। तो ये मुख्यतः 6 राज्यों में है। महाराष्ट्र में जब इस पहाड़ी का विस्तार होता है, या इस पर्वत का विस्तार होता है, तो इसको हम
महाबलेश्वर के नाम से जानते हैं। महाबलेश्वर हो गया, हरिश्चंद्र की पहाड़ियां हो गई, हरिश्चंद्र की पहाड़ियां, महाबलेश्वर की पहाड़ियां, ये सारी की सारी जो पहाड़ियां हैं ये पश्चिमी घाट के अंतर्गत शामिल होती हैं और ये कहां पर आती हैं? महाराष्ट्र। कर्नाटक में जो फेमस पहाड़ी है यहां पर इसकी पश्चिमी घाट की, उसका नाम है बाबा बुदन की पहाड़ी। जो बाबा बुदन की पहाड़ी है ये भी एक तरीके से पश्चिमी घाट का हिस्सा है और कहां पर फैला हुआ है? कर्नाटक में। तमिलनाडु और केरल, इन दोनों में, दोनों राज्यों में, थोड़ा सा कर्नाटक का भी हिस्सा अगर हम ले लें तो नीलगिरी यहां पर बहुत फेमस है। नीलगिरी, एक्चुअल में जो नीलगिरी है इसका विस्तार तमिलनाडु के साथ साथ केरल और केरल के साथ साथ थोड़ा बहुत कर्नाटक में भी है। इसके अलावा तमिलनाडु और केरल दोनों में एक पहाड़ी है जिसका नाम है अन्नामलाई। अन्नामलाई, अन्नामलाई के अलावा सिर्फ केरल में पालनी हिल्स और पालनी पहाड़ियां और कार्डमम पहाड़ियां, कार्डमम पहाड़ियां, ये कुछ खास पहाड़ियां यहां पर। तो पश्चिमी घाट के अंतर्गत कौन कौन सी पहाड़ी बच्चों शामिल है? महाबलेश्वर है, महाबलेश्वर आपका ये जो दिख रहा है महाबलेश्वर, महाबलेश्वर महाराष्ट्र में, हरिश्चंद्र की पहाड़ियां महाराष्ट्र में, बाबा बुदन की पहाड़ियां कर्नाटक में, नीलगिरी की जो पहाड़ियां है बच्चों ये तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल तीनों राज्यों में फैली हुई है। अन्नामलाई की जो पहाड़ियां हैं वो तमिलनाडु और केरल में फैली हुई है। पालनी और कार्डमम की पहाड़ियां जो है वो केरल में फैली हुई है। गुजरात और गोवा में कोई खास पहाड़ी का नाम नहीं है इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूं। चलिए अब यहां पर आप ये देखिएगा कि ये जो पश्चिमी घाट है इस पश्चिमी घाट का विस्तार मुख्यतः ये है और पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में ज्यादा ऊंचे हैं। ऊंचे होने के साथ साथ पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में कटे फटे नहीं है, एक श्रृंखला के रूप में। जैसे कि अगर हम वो देखें वैसे ये जो पश्चिमी घाट के पर्वत हैं ये क्या है कि बिल्कुल एक श्रृंखला के रूप में ऐसे करके बिल्कुल एक श्रृंखला के रूप में ये फैले हुए हैं, जबकि ये जो पूर्वी घाट के पर्वत है इनके बीच बहुत ज्यादा गैप है। तो इन गैप का कारण क्या है कि इसी गैप से बहुत सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जैसे गोदावरी हो, कृष्णा हो, कावेरी हो, जो भी नदियां हैं तो ये इन गैप से होकर गुजरती हैं। लेकिन इधर की तरफ ऐसा कुछ भी नहीं है और इधर की तरफ नदी अगर गिरती भी है तो बिल्कुल इधर से ही शुरू ही होकर यहीं पे गिर जाती है। तो वो बहुत लंबी दूरी तय करने वाली नदियां यहाँ नहीं है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट की जो ऊंचाई है पूर्वी घाट की तुलना में ज्यादा है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई में भी अगर आप पश्चिमी घाट के इधर यानी कि दक्षिण में है और दक्षिण से आप उत्तर की ओर जाएंगे तो इसमें दक्षिण की तरफ यानी केरल तमिलनाडु की तरफ ऊंचाई ज्यादा है, जबकि महाराष्ट्र की तरफ आप जाओगे तो महाराष्ट्र की तरफ ऊंचाई कम है। उसका कारण मैंने बताया था हिमालय पढ़ाते समय कि जब भारत की प्लेट एशिया की प्लेट से टकराई तो भारत का जो पीछे वाला हिस्सा था वो उठ गया और ये आगे वाला हिस्सा वहां पर जाकर टकराया। तो आगे का हिस्सा ऐसे दबा और पीछे का हिस्सा उठ गया, तो पीछे का हिस्सा ये उठा तो इसकी ऊंचाई केरल और तमिलनाडु में ज्यादा है। इधर के क्षेत्रों में इसकी ऊंचाई क्या हो गई है? इधर के क्षेत्रों में इसकी ऊंचाई कम हो गई। अब इसके बाद कुछ चीजें यहां पे हम समझते हैं। ये जो पश्चिमी घाट है बच्चों, इस पश्चिमी घाट का जो उत्तरी हिस्सा है, इस पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग वो विशेष रूप से महाराष्ट्र में फैला है।
महाराष्ट्र और गोवा को भी ले सकते हैं हम। तो महाराष्ट्र और गोवा में जो पश्चिमी इसका उत्तरी हिस्सा फैला हुआ है, इसके बारे में पहली चीज तो आप ये जान लो कि इसको हम सह्याद्री भी कहते हैं। कई बार ये पूछता है कि किस पर्वतों को हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं, तो पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को। और वो उत्तरी भाग बेसिकली कहां पर फैला हुआ है? महाराष्ट्र और गोवा में। इस सह्याद्री का निर्माण ज्वालामुखी के लावा या बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। तो बेसाल्ट चट्टानों से ही इस तरफ का पूरा माउंटेन रेंज बना हुआ है। तीसरी चीज, इस सह्याद्री में जो जंगल पाए जाते हैं उन जंगलों को शोला वन कहते हैं। ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये तीन चीज बच्चों आपको याद रखना है। पश्चिमी घाट का मतलब अरब सागर के किनारे फैले पर्वत श्रृंखलाएं। इस पश्चिमी घाट का जो उत्तरी भाग है, जो बेसिकली महाराष्ट्र और गोवा में है, उसी को हम सह्याद्री कहते हैं। दिल्ली पुलिस से लेकर सारे एग्जाम में क्वेश्चन ये बनता है कि सह्याद्री भारत में कहां स्थित है। सह्याद्री का सीधा सीधा मतलब आपको समझना है, सह्याद्री वे पर्वत हैं जो पश्चिमी घाट के उत्तरी हिस्से में अवस्थित है। और उत्तरी हिस्से का मतलब पश्चिमी घाट का महाराष्ट्र और गोवा। इसी सह्याद्री में जो मिट्टी या जो चट्टानें मिलेंगी वो लावा द्वारा निर्मित मिलेंगी। और 16 वन यहाँ के फेमस जंगल है। तो 16 वन भारत में किस राज्य में पाए जाएंगे, अगर आपसे वो पूछते हैं तो आंसर आपका महाराष्ट्र होना चाहिए। पश्चिमी घाट पर अगर हम थोड़ा आगे बढ़े तो हम बाबा बुदन पे जरूर चलेंगे। जो बाबा बुदन की पहाड़ी है बच्चों, बाबा बुदन की, इसके बारे में मैं इसलिए आपको थोड़ा डिटेल में बता रहा हूं बाबा बुदन की पहाड़ी कर, कि ये जो बाबा बुदन की पहाड़ी है, पहले ये कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में स्थित होने के साथ साथ ये अपने उच्च कोटि के या उच्च गुणवत्ता के, उच्च कोटि के लौह अयस्कों के लिए फेमस है। लौह अयस्क के लिए तो भारत में सबसे जो बेस्ट क्वालिटी का लोहा होता है, आयरन, वो आपको कहां पर मिलेगा? बाबा बुदन पे मिलेगा, कर्नाटका में। और इसको कहते हैं मैग्नेटाइट। इस लोहे को क्या कहते हैं? मैग्नेटाइट। तो अगर वो पेपर में आपसे पूछते हैं कि भारत में बेस्ट क्वालिटी का लोहा मैग्नेटाइट किस राज्य में दिखेगा, तो वो दिखेगा कर्नाटक। कौन सी पहाड़ी पर दिखेगा? बाबा बुदन की पहाड़ी। और इस बाबा बुदन की पहाड़ी का जो तीसरा क्वेश्चन बच्चों आपसे पेपर में पूछ सकते हैं कि इस बाबा बुदन की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है कुंद्रे मुख। ये नाम जरूर याद रखिएगा, कुंद्रे मुख। ये है इस पूरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, यानी बाबा बुदन की सबसे ऊंची चोटी। आगे बढ़ते हम लोग। इसके बाद हम इस पश्चिमी घाट में एक और माउंटेन रेंज की बात करेंगे, उसका नाम है नीलगिरी। ये जो नीलगिरी माउंटेन रेंज है बच्चों, बहुत फेमस है क्योंकि इसका विस्तार तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, इन तीनों राज्यों में है। तो तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल तीनों राज्यों में पहले तो इसका विस्तार है। इसके साथ ही यह मिलन स्थल है या चौराहा है या जंक्शन है, इसको हम जंक्शन भी कह सकते हैं। यह एक प्रकार का जंक्शन पॉइंट है किनके बीच? पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट। पेपर में अगर आपसे वो पूछते हैं कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की पहाड़ियां एक दूसरे से कहां पर मिलेंगे, तो वो है बच्चों नीलगिरी की। और नीलगिरी की पहाड़ी बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर है केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका। नीलगिरी के बारे में एक चीज और याद रखिएगा कि नीलगिरी पहाड़ी का रंग जो है
वो बिल्कुल नीला होता है। तो इसका जो रंग है, इसका रंग नीला क्यों है? क्योंकि यहाँ कुमुदनी के फूल मिलते हैं, कुमुदनी, और कुमुदनी के या फिर आर्किड भी हम इसको कह सकते हैं। तो जो आर्किड के फूल हैं यहाँ पर, तो आर्किड के फूलों के कारण जब आर्किड के फूल यहाँ खिलते हैं तो पूरा का पूरा पहाड़ बिल्कुल नीला नीला दिखने लगता है। इसीलिए इस पहाड़ी का नाम नीलगिरी रख देते हैं। नीलगिरी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनेगा कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, तो डोडा बेट्टा, ये याद रखिएगा। डोडा बेट्टा यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा। नीलगिरी के बारे में एक चीज और आप याद रखना कि जो नीलगिरी है 1986 में भारत का पहला बीएसआर, भारत का पहला बीएसआर का मतलब होता है बच्चों बायोस्फीयर रिजर्व। इस समय भारत में कुल 18 बीएसआर है, जिनमें भारत का पहला बीएसआर 1986 में नीलगिरी को ही घोषित किया गया था। और इस नीलगिरी के बारे में जो सबसे लास्ट चीज हमको जानना है वो ये जानना है कि नीलगिरी के बारे में जो सबसे लास्ट बात हमको ये जानना है कि नीलगिरी की जो पहाड़ी है, इस नीलगिरी की पहाड़ी पर उटक मंडक या ऊटी, उटक मंडक या फिर ऊटी नाम का प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस स्थित है। चलिए उसके बाद कुछ चीजें और हम यहाँ पे समझते हैं। अन्नामलाई के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। पश्चिमी घाट में एक पहाड़ी है अन्नामलाई। अन्नामलाई का जो लोकेशन है बच्चों, अन्नामलाई पहाड़ी का, ये तमिलनाडु और केरल में है। तो तमिलनाडु और केरल में अन्नामलाई पहाड़ी है और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है अनाई मुदी, अनाई मुदी। और ये अनाई मुदी बच्चों पूरे साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा। तो अनाई मुदी साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है, जो कहां पर है? अन्नामलाई पर है। और इसकी जो ऊंचाई है लगभग 2696 मीटर है। तो ये केरला में लोकेट करता है, केरल में। अनाई मुदी का एग्जैक्ट लोकेशन केरल में है। अन्नामलाई पहाड़ी पर अनाई मुदी साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा। इसके अलावा पश्चिमी घाट की एक और पहाड़ी है जिसका नाम कार्डमम है। कार्डमम की पहाड़ी, इसको इलायची पहाड़ी के रूप में भी जाना जाता है। तो ये पश्चिमी घाट से रिलेटेड जितनी चीजें मैंने आपको बताया है, बिल्कुल अच्छे से आप इसको रिवीजन करना, नोट बना लेना। अब एक और पॉइंट हम यहाँ पे माउंटेन्स की बात करेंगे। तो अगला माउंटेन्स हमारे पास है वो है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट के बारे में पढ़। पूर्वी घाट बच्चों, जो ये पूर्वी घाट है, इसका जो विस्तार है पूर्वी घाट का, पूर्वी घाट का विस्तार बच्चों अरब सागर के समुद्र, अरब सागर पे कौन सा था? पश्चिमी घाट था, बंगाल की खाड़ी की तरफ। ये जो बंगाल की खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी की तरफ या समुद्र तट पर इनका विस्तार है। पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट के जो माउंटेन्स हैं ये कम ऊंचे हैं, ज्यादा टूटे फूटे हैं और इनके बीच लंबे लंबे गैप है। इन लंबे लंबे गैप में या लंबे लंबे अंतराल से बड़ी बड़ी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जैसे गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई। पूर्वी घाट का विस्तार को अगर हम देखें कि ये पूर्वी घाट का विस्तार लगभग कहां से है, तो ये जहां महानदी खत्म होती है, महानदी से ये फैलते हुए आकर नीलगिरी में मर्ज हो जाता है। तो इस तरीके से ये पूर्वी घाट का विस्तार है। पूर्वी घाट का विस्तार बेसिकली मेन 3 राज्यों में है। वो 3 राज्य कौन कौन से है जहां पर पूर्वी घाट का विस्तार है बच्चों? तो एक उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश और उसके बाद तमिलनाडु। तो इन 3 राज्यों में ये पूर्वी घाट फैला हुआ है। तो पूर्वी घाट बंगाल की खाड़ी के सहारे उड़ीसा में,
आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में फैला हुआ है। उड़ीसा में इसकी जो सबसे फेमस चोटी है या पहाड़ी है, जिसको हम महेंद्र गिरी की पहाड़ी कहते हैं बच्चों। तो महेंद्र गिरी की जो पहाड़ी है ये उड़ीसा में स्थित है, और ये महेंद्र गिरी की पहाड़ी इस पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची पहाड़ी है, याद रखिएगा। कहां पर है? उड़ीसा में। आंध्र प्रदेश में इसके अंतर्गत 2-3 मेन पहाड़ियां हैं, जिसमें नल्लामाला, पालकोंडा और इसके अलावा विशाखापट्टनम की पहाड़ी। तो ये 3-4 पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में हैं, और इसमें जो ये विशाखापट्टनम है बच्चों, पत्तनम, ये इस पूरे पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा। जैसे साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी मैंने बताया? अन्नाई मुदी। कौन सी पहाड़ी पर? अन्नामलाई पहाड़ी पर। वो पश्चिमी घाट के साथ साथ पूरे साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे वो पूछते हैं तो आपको बताना है विशाखापत्तनम। किस राज्य में लोकेट करेगा? आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा इस पहाड़ी में या इस पूर्वी घाट में कुछ और जो पहाड़ियां शामिल है वो तमिलनाडु में आती हैं, और तमिलनाडु में 3 पहाड़ियां मेन है, जावड़ी, सेवराय, मेलागिरी। तो ये मेलागिरी, इसमें एक बार पेपर में यूपी पीसीएस में पूछा था कि भारत में जो लाल चंदन वनों के लिए, अभी मूवी भी एक आई थी, आप लोगों ने देखा था, पुष्पा राज। तो जो पुष्पा मूवी थी उसमें एक्चुअल में लाल चंदन की लकड़ियों की ही तस्करी की जाती है। तो लाल चंदन हमारे लिए बहुत फेमस लकड़ी है, बहुत महंगी लकड़ी है, और लाल चंदन के जो पेड़ होते हैं वो किस जंगल में पाए जाते हैं? वो मेलागिरी के ही जंगलों में पाए जाते हैं। तो मेलागिरी, सेवराय और जावड़ी, ये तीनों के तीनों कहां पर आपको मिलेंगे? ये मिलेंगे पूर्वी घाट में। तो बच्चों आज की वीडियो में हम लोगों ने जो बात किया है, आज की वीडियो में एक बार फिर से आप समझ लेना कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। आज हमने अरावली, विंध्यन, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, कितने सारे माउंटेन रेंजेस को कवर किया है, और इन माउंटेन रेंजेस पे जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हैं वो सारे अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो बिल्कुल 110% करके आ जाएंगे। तो बिल्कुल वीडियो ध्यान से देखिएगा, जरूरत पड़ेगा बिल्कुल नोट्स बनाइएगा, इस पर नोट्स बनाते रहिएगा, और चैनल पे जो भी वीडियो पढ़ रहे हैं उनको लाइक करिए और लगातार इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।